नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। हर हार में जीत है, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जिन्होंने इसे जिया है। बिहार के समस्तीपुर में पले बड़े शैलेश कुमार ने 2 मर्तबा खुद का बिजनेस खड़ा करने की कोशिश की, दोनों बार नाकामयाब रहे। फिर 2017 में फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय की नौकरी की और 1 साल के भीतर यानी कि 2018 में एंटरप्रेन्योरशिप का तीसरा अटेम्प्ट किया और CABT, जिसका फुल फॉर्म क्रिएटिविटी एट बेस्ट टेक्नोलॉजीज नाम का एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप शुरू किया। अंग्रेजी में कहावत है थर्ड टाइम लकी, और इनके लक और कुछ करने की दृढ़ता ने इनका साथ दिया। आइए देखते हैं कैसे शैलेश कुमार ने कामयाबी की ये मिसाल हासिल की। 2018 में ई कॉमर्स बिजनेसेस को बढ़ते मोबाइल और इंटरनेट पेनिट्रेशन से अच्छी तरह से बूस्ट मिला था। कंज्यूमर्स को कपड़े, ग्रोसरी, मेडिसिन, फूड ऑनलाइन खरीदने की आदत लगा चुके बिजनेसेस को सीमलेस और फास्ट डिलीवरी के लिए बाजार में मौजूद किफायती ऑप्शंस चाहिए थे। लॉजिस्टिक सेक्टर में अर्ली एंट्री ले चुके खिलाड़ी मार्केट लीडर बनते जा रहे थे। टेक इनोवेशन से मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज के लिए दरवाजे खुल रहे थे और ऐसे माहौल में महज 2 महीने डिलीवरी बॉय का अनुभव ले चुके शैलेश कुमार ने सिर्फ 5 लाख का कैपिटल, अनुभव और बिजनेस करने के जुनून के बल पर CABT इंटीग्रेटेड इंट्रा सिटी लॉजिस्टिक कंपनी शुरू की, जिसमें फर्स्ट माइल, मिडिल माइल, लास्ट माइल, वेयर हाउसिंग, माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर जैसी सभी सर्विसेज मुहैया की जाती है। हमने ग्राउंड से जो जिस चीज़ के एक्सपर्ट थे उनको हम लेके आए यहाँ पर इस सिस्टम में, राइट, एंड दे हेल्प अस टू ग्रो दैट सेगमेंट, राइट। आई ओनली फ्रॉम इन CABT आई बिलीव दैट बॉटम टू टॉप अप्रोच, सो आई वाज नॉट गोइंग देम एंड कन्विंसिंग एनीथिंग कि यू विल हैव टू डू दिस एंड यू विल हैव टू डू दैट। द ग्राउंड टीम who all having that kind of experience, they suggested and we just we did that, and that is the reason of our growth, I would say. कोर टीम में एक्सपर्ट्स के साथ शैलेश ने CABT में जान फूंक दी। मार्केट में कंपटीशन की कमी नहीं थी, लेकिन साथ ही मार्केट साइज बढ़ने से मौके भी बढ़ रहे थे। ऐसे में टेक्नोलॉजी की मदद से ज्यादा क्लाइंट तक पहुंच बढ़ाने पर फोकस बनाया गया। जिसका जितना क्राउड है, द नंबर ऑफ शिपमेंट्स यू कैन हैंडल एंड यू कैन कैटर, दैट हेल्प्स यू। उस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए प्लस उन शिपमेंट्स की बेटर ट्रैकिंग हो, हाउ बेटर यू आर यू हैव अ पेमेंट सिस्टम टू योर राइडर्स, टू योर वेंडर्स, इन सारी चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। जिस सेगमेंट में हम काम करते इसमें 2 तरीके से काम होता है। 1, आप सर्टेन लोकेशंस पर क्लाइंट के टेक पर ही काम कर रहे हैं। दूसरा, वो क्लाइंट्स जिनके पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है तो वहाँ पर हम उनको अपने टेक से सपोर्ट करते हैं। ये सारा तो मेनली जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, हमने अभी तक कुछ हमारे इन हाउस टेक्नोलॉजी है, कुछ कई सारी चीज़ें हमने आउटसोर्स कर रखी हैं, जो आई मीन ले रखी हैं बाहर से, जिन चीज़ों की नीड होती है। तो इस तरीके से ये सारा सेगमेंट जो है सो वो चल रहा होता है हमारा। फिलहाल कंपनी की पहुंच 900 शहरों में बन चुकी है और कंपनी के 5 वेयर हाउसेज भी है। दिग्गज कंपनियां जब बड़े शहरों में बिजनेस बनाने में जुटी थी, तब CABT ने बिजनेस बढ़ाने के लिए अपना रुख छोटे शहरों की ओर किया, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन की आसानी से ई कॉमर्स की नेक्स्ट बिग ग्रोथ छोटे शहरों से ही आ रही है। नेचुरली मेट्रोज में इफ़ यू कंपेयर फ्रॉम अदर लोकेशन वॉल्यूम ज़्यादा है, बट मेट्रो में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। बट टियर 3, टियर 4 लोकेशंस पे जाते हो अगर आप, तो कंपटीशन कम हो जाता है। एंड जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है आज के डेट में, अगर हम देख रहे हैं ग्रोथ परसेंटेज, तो इफ़ यू कंपेयर फ्रॉम मेट्रो में क्या वॉल्यूम 6 महीने पहले था और आज है, और टियर 2, 3 लोकेशन और 4 लोकेशंस पर वॉल्यूम में बहुत ही ह्यूज स्पाइक आ रहा है। तो डेफिनेटली 2, 3, 4 लोकेशंस पे जिस तरीके का ग्रोथ है, मेरा आई थिंक कि मेट्रोज़ में वो नहीं है जो हम अपने यहाँ पे नंबर्स देखते हैं कि कैसे ग्रो हो रहा है। सो हमारी रीचेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है टियर 2, 3, 4 लोकेशंस पे। तो डेफिनेटली इट इज़ हेल्पिंग अस टू ग्रो। कोविड के बाद D2C बिजनेसेस को मिले बूस्ट के चलते कंपनी ने इन छोटे बिजनेसेस को टैप करने के लिए D2C फ्रेंडली मॉडल बनाया।
एक ये भी है कि D2C में जैसे अब कई सारे छोटे छोटे प्लेयर्स भी आ रहे हैं जिनका डेली का 2000 2500 इस तरीके का शिपमेंट है। तो हमने अपना एक मॉडल बना रहा है जिसमें हम इनको कैसे बेटर तरीके से एफिशिएंट तरीके से कैटर करें, क्योंकि एक कोई भी स्मॉल D2C प्लेयर्स को जो एक मार्केट प्लेस बड़े प्लेयर्स हैं जिनका सेम डे डिलीवरी नेक्स्ट डे डिलीवरी अगर उनको चाहिए होती है वो इनको अवेलेबल नहीं है। तो हमने अपने सिस्टम में एक मॉडल वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, दिस इज़ कॉल्ड RDP, रैपिड डिलीवरी पॉइंट्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन छोटे छोटे प्लेयर्स को जितने भी D2C वाले जो आप कह रहे हो इनको सेम काइंड ऑफ सर्विसेज हम ऑफर कर पाएँ जो एक बड़े मार्केट प्लेस को मिलता है। आई थिंक कि नेक्स्ट सेट ऑफ ग्रोथ जो है वो यहीं से है। रीज़न है कि मार्केट प्लेस इन सब पे जो भी ग्रोथ होना था दैट इज़ फाइन, ऑल फाइन। उनका एनुअली जो भी ग्रोथ होगा एक फिक्स ग्रोथ है जो चल रहा है, सो राइट। बट ये जो भी D2C प्लेयर्स अभी आ रहे हैं यहाँ पर मेजर ग्रोथ यहाँ पर है। सो हमने ऑलरेडी यहाँ पर तैयारी कर रखी है कि इस सेगमेंट को कैसे कैटर करने के लिए। लॉजिस्टिक बिजनेस में कम समय में सफलता हासिल करने का एक अहम हिस्सा रहा बिजनेस मॉडल को एसेट लाइट रखना। कंपनी का सभी एसेट्स पर सिर्फ ऑपरेशनल कंट्रोल है, साथ ही लॉसेस को कंट्रोल में रखना और सप्लाई को बरकरार रखना जरूरी है और यही इस बिजनेस के बड़े चैलेंजेस भी है। फंड के अलावा आपकी रिक्वायरमेंट है कि लॉसेस कितना सेव कर पाते हो। लॉजिस्टिक इज़ वेरी हाई ऑपरेशन इंटेंस बिजनेस। अगर आपका लॉस पे कंट्रोल नहीं है तो आप लॉजिस्टिक बिजनेस नहीं रन करा सकते। लॉस के अलावा सप्लाई, अगर आपके पास अच्छी सप्लाई टीम नहीं है देन इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रन द शो। सप्लाई के साथ साथ सर्विस क्वालिटी, अगर 2-3 चीज़ें आपके पास है, एक लॉस, सप्लाई बढ़िया है एंड सर्विस क्वालिटी अच्छी है, डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। इनफैक्ट अगर आप इन तीनों चीज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पाते देन आप चाहे जितना भी फंड यहाँ पर अगर आपके पास है भी एक्सटर्नल फंड और ये सारी चीज़ें अगर इन्फ्यूज़ कर भी लो तो भी ये रन कराना मुश्किल है। क्लाइंट्स को हासिल करना और मेंटेन करना भी CABT ने बखूबी सीखा है। इसके लिए कंपनी की कॉस्ट इफेक्टिव पॉलिसीज बड़ी कारगर साबित हुई है, जो आमतौर पर कॉम्पिटिटर्स के सामने कंपनी को अलग साबित करती है। हमारा एक सिंपल मोटो है CABT में, अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो तो हम अर्न नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक स्मॉल D2C प्लेयर है कोई जिसका हमने अपने दिल्ली में 200-400 डेली का लोड है, हम उसका शिपमेंट भी हम अपने वेयर हाउस में रखते हैं। उसकी डिलीवरी अगर जैसे हम उसका ऑर्डर आया और अगर कस्टमर के पास वो शिपमेंट डिलीवर नहीं हो रहा है दैन हम वो चार्ज उससे नहीं करते। अगर कस्टमर वो शिपमेंट डिलीवर हो जाता है तभी हम पर डिलीवरी पर चार्ज करते, राइट। तो एक जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ पर भी उनको कॉस्ट देना पड़ता है। हमारे साथ में उनका ये नहीं है। प्लस इससे अगर सेम एक तो हम चार्ज भी नहीं कर रहे हैं उन पे अगर डिलीवर शिपमेंट नहीं हो रहा है, फिर भी अगर और उसके साथ साथ अगर उनका कुछ स्टैट है कि वो हम उनको दे रहे हैं कि हम सेम डे डिलीवरी में हाफ डे में उनका शिपमेंट जो है सो वो डिलीवर कर दे रहे हैं, तो दैट्स अ मेजर USP। पिछले 5 साल में एवरेज ग्रोथ रेट 250 से 300% से आगे बढ़ रही कंपनी इस साल 1.5 से 1.7 गुना ग्रोथ दर्ज करने की संभावना है। 2023 में कंपनी फुल ट्रक लोड सेगमेंट में उतर चुकी है। साथ ही D2C प्लेयर्स, छोटे किराना स्टोर ओनर्स पर कंपनी फोकस बना रही है। इसी के साथ शिपमेंट और मटेरियल लॉसेस को ट्रैक और कंट्रोल करना भी कंपनी के रडार पर है। नए शहरों में विस्तार के साथ कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में कदम पसारने की तैयारी में है। इस साल के लिए 350 से 380 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट रखते हुए कंपनी 2026 तक IPO लाने की दिशा में काम कर रही है। कल्पिता पारकर, मुंबई। लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद ध्यान रहेगा मैन्युफैक्चरिंग टेक पर, जहां पर एक कंपनी ने हाल ही में फंडरेज भी किया है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज क्या हैं उस पर बात करेंगे कारखाना.io की को-फाउंडर से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। पिछले 5 सालों में भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर खड़ा करने की सरकार ने बड़ी पहल की है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटो, केमिकल और फार्मा के लिए खास PLI स्कीम्स भी काफी मददगार साबित हुई हैं और इस मैन्युफैक्चरिंग पुश में कई स्टार्टअप्स ने भी कारोबार का मौका पहचाना है। मैन्युफैक्चरिंग टेक एक ऐसा सेगमेंट उभर कर आया है जिसमें भारत में काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन इसकी चर्चा अब तक काफी कम हुई है। आज मेरी नजर एक ऐसे ही स्टार्टअप पर है जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में काम कर रही छोटी और मध्यम वर्ग की कंपनियों की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करती है। कारखाना.io ने
हाल ही में $6.3 मिलियन की सीरीज ए फंडिंग भी जुटाई है। और डिटेल्स के लिए कंपनी के फाउंडर से ही मिलते हैं। सोनम मोटवानी हमारे साथ है। सोनम, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर भारतीय कंपनियां और भारतीय इकॉनमी आ चुकी है, जहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहे हैं, स्पेशली इन द रीसेंट पास्ट। जिस तरह की पीएलआई स्कीम्स अलग अलग सेक्टर्स में आई हैं और शायद उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। मुझे ये बताइए, ऐसी सिचुएशन में ये मैन्युफैक्चरिंग टेक एग्जैक्टली क्या करता है? आप जैसी कंपनियां कैसे इन्वॉल्व हैं इस मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन में? सबसे पहले मैं जानकारी देना चाहूंगी थोड़ा किस तरह से हमारे कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्ट्रक्चर्ड है। अगर ये हम सब जानते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ हमारा मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो जैसे आपने कहा छोटे से मध्यम दर्जे के कंपनीज हैं, जिनको हम जनरली एमएसएमईज बुलाते हैं। जी। और 85 to 90% ऑफ हमारा इकोसिस्टम एमएसएमई से बना हुआ है। अब इस तरह की कंपनीज जो हैं, जनरली इनके पास कैपेसिटी है, लेकिन क्योंकि टेक्निकल टैलेंट की कई बार कमी होती है, या इनके पास फाइनेंसिस की कमी होती है, या एक प्रॉपर इंजीनियरिंग टैलेंट और स्ट्रक्चर जो चाहिए बड़े कंपनीज के साथ काम करने के लिए, वो इनके पास हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। तो हम इस तरह के कंपनीज जो एमएसएमईज हैं, उनकी कैपेसिटी को हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करते हैं और उस कैपेसिटी को साथ में जोड़कर बड़े कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। उनको छोटे कंपनीज से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट सोर्स करने में हेल्प करते हैं, जहां पर कारखाना.io का प्लेटफॉर्म इन सारे अलग अलग एमएसएमई कंपनीज के साथ पूरा प्रोसेस कोऑर्डिनेट करता है, ताकि बड़े कंपनीज के लिए हम उनके इकलौते टच पॉइंट हो और उन्हें बहुत ज्यादा सप्लायर्स के साथ काम ना करना पड़े। आपने जैसे कि कहा कि अभी बहुत सारे पीएलआई स्कीम्स हैं। अब इन पीएलआई स्कीम्स का जनरली जो यूटिलाइजेशन है, वो बहुत बड़े कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स डाल के कर पाते हैं। जी। लेकिन क्योंकि ये बड़े कंपनीज और ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ला रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके सप्लाई चेन में जब अलग अलग एमएसएमईज जुड़ते हैं, तो उस पीएलआई स्कीम का इनडायरेक्टली मुनाफा एमएसएमईज को भी मिल पाता है। और हम ये ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह हम हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बड़े कंपनीज को एमएसएमईज के साथ जोड़े और उनके सप्लाई चेन में ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई कैपेबिलिटी बिल्ड करें। यहाँ पर कितनी कंपनियां तैयार हैं आप जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करने के लिए? क्योंकि नॉर्मली ऑर्डर्स आते हैं पर्सनल कनेक्ट पर, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस पर, लेकिन आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां पर शायद बड़ी कंपनी आएंगी और वो शायद बोल सकती है, एक ऑटो कंपनी आके बोले हमें कुछ नट्स एंड बोल्ट्स चाहिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के। अब वो कौन बना रहा है, कहाँ बना रहा है, उनके पास तो पहले से जानकारी होगी। तो आपका प्लेटफॉर्म क्या एक मिडिलमैन का काम कर रहा है, या फिर कुछ और आप एडिशनल भी प्रोवाइड कर रहे हैं उन छोटे प्लेयर्स को, स्पेशली जिनको ज्यादा रीच की जरूरत होगी? अगर आप कोई भी आज की तारीख में कोई भी नया प्रोडक्ट देखते हैं, हर प्रोडक्ट में जनरली 100 से 200 और उससे भी ज्यादा अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। अब हर कंपोनेंट एक सप्लायर के यहाँ नहीं बन सकता। इसका मतलब कोई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए भी कंपनी को कम से कम 30 से 40 सप्लायर्स के साथ काम करना पड़ता है। तो कंपनीज क्यों हमारे साथ काम करना चाहती है, वो इसलिए है ताकि उन्हें अपने रिसोर्सेज कम से कम लगाना पड़े, उनके लिए नंबर ऑफ टच पॉइंट्स कम हो, और उनको एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से अपनी पूरी सप्लाई चेन को ऑब्जर्व करने और मैनेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिले। अगर हमें इस इक्वेशन में से हटा दिया जाए, तो उस केस में इन कंपनीज को अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को इस टास्क पर लगाना पड़ेगा, और उसके वजह से जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है, उनका जो टाइम जाता है पूरा सप्लाई चेन मैनेज करने में वो कई ज्यादा होता है। एंड क्योंकि हम ये सोर्सिंग और सप्लाई चेन कैपेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम हमारा एक तरह से शेयर्ड एसेट बहुत सारे कंपनीज के साथ यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उनको कम कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और बहुत प्रोफेशनली उनको कम समय में अपने सप्लाई चेन को
ग्रो करने की एबिलिटी दे पा रहे हैं। तो इसमें हम सिर्फ उनको सप्लायर्स को खोजने में मदद नहीं कर रहे हैं, जबकि इन सारे सप्लायर्स के साथ एंड टू एंड पूरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने और उस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने में हेल्प कर रहे हैं। अगर सिर्फ जोड़ने की बात होती तो वो शायद एक बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं होता, जी। पर क्योंकि हम यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे और एक सर्टेन कमिटेड टाइम फ्रेम में प्रोवाइड करेंगे, इस वजह से ये कंपनीज हमारे साथ काम करना चाहती अच्छा, किस तरह के सेक्टर्स पर इस समय आप लोगों को सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है? कितनी कंपनियों के साथ काम करती हैं? अगर उसका एक अंदाज़ा हमें दे सके सोनम। तो हमने एक्चुअली ये रियलाइज किया है और कि जितने भी नए टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज हुए, चार्जर्स हुए, और इंडस्ट्रीज जो हैं जैसे कि हम बोलते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर कंपनीज जो मेडिकल इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, और जो कंपनीज एरोस्पेस और ड्रोन्स कैटेगरी में काम कर रही है, ये 4 हमने मेन सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के पीछे, जहां बहुत ज्यादा कंपनीज का एफर्ट जाता है डिजाइन में और उनका आईपी क्रिएट करने में। हुँ। वो तरह की कंपनीज को हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर पा रहे हैं, और उनके लिए एक बहुत फ्लेक्सिबल और जो फटाफट स्केल हो सके ऐसी सप्लाई चेन बिल्ड कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो ट्रेडिशनली इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए ऑलरेडी एक तैयार सप्लाई चेन है नहीं। जी। और ये प्रोडक्ट्स में काफी स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है। नए नए प्रोडक्ट्स जिस स्पीड पर मार्केट में आ रहे हैं, तो उसी स्पीड से हमें सप्लाई चेन बिल्ड करने की जरूरत है, हुँ। और वहां पर हम एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। और शायद इन नए प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो कंपनियां आ रही हैं वो ज़्यादा इनोवेटिव हैं और आप जैसे प्लेटफॉर्म्स का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करना समझेंगी। किस तरह के लोगों के साथ आप काम करिए, अगर एक अंदाज़ा दे सकें कितने एमएसएमईज आपके प्लेटफॉर्म पर इस समय आ चुके हैं और इस आंकड़े को कितना आप स्केल कर पाएंगे आने वाले सालों में? तो अभी हम इंडिया में 500 से ज्यादा एमएसएमई सप्लायर्स को अपने नेटवर्क में जोड़ चुके हैं, और उनके कैपेसिटी को यूज करके हम अभी 100 कस्टमर्स के साथ काम करते हैं जो मेरे बताए हुए सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं। पर क्योंकि इंडिया में अगर मैं बात करूं कि कितने एमएसएमईज हैं जो अलग अलग टाइप के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, वो नंबर लाखों में जाता है। जी। तो हमारे लिए जो आगे का रास्ता है वो छोटा नहीं है, काफी लंबा है, और हमारे पास ग्रो करने की कैपेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। हम जो अभी हमारा गोल है वो ये है कि अगले 3 सालों में हम ये जो अभी 500 एमएसएमईज के साथ हम काम कर रहे हैं, वो नंबर को कैसे हम 3000 तक लेके जाएं, ओके। और उसको यूज करके ज्यादा से ज्यादा कैपेबिलिटी बिल्ड करें इन नए टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में, जिससे हम ना सिर्फ इंडियन कस्टमर्स के लिए सप्लाई चेन बिल्ड करें, बट भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी यूज करके हम बाकी देशों में जो कंपनीज हैं उनको भी इस तरह के प्रोडक्ट्स इंडिया से मैन्युफैक्चर करके सप्लाई कर पाए। उस तरफ हम अब अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं। और आपने जो हाल ही में जो फंड रेज किया है nearly $6.3 मिलियन सीरीज ए में, बताइए फिर इसका इस्तेमाल रफली कैसे होने वाला है, किस तरह का निवेशकों की तरफ से इंटरेस्ट आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग टेक में एट दिस पॉइंट इन टाइम? तो अभी हमने जो हाल ही में जो फंड रेज किया है, उसका मेन यूज जो हम करेंगे वो सबसे पहले है हमारी सप्लाई कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए। जो मैंने आपको सेक्टर्स के बारे में बताया, हर उन सेक्टर्स में जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स में ज्यादा से ज्यादा आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होते हैं। जी। ये आप भी जानते होंगे, हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। तो हम हमारे इस फंडिंग को यूज करके इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में हमारा जो नेटवर्क है वो बढ़ाना चाहते हैं। उस तरफ हम ये फंडिंग का यूटिलाइजेशन करेंगे ताकि हम इस तरह के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स का सप्लाई चेन बिल्ड कर पाए। दूसरा हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा एक्सपोर्ट्स की तरफ, कि किस तरह से हम एक्सपोर्ट डिमांड को ला पाए और हमारे एमएसएमई सप्लायर्स का कैपेसिटी एक्सपोर्ट्स की तरफ भी बढ़ा पाए।
तो ये दो मेन एरियाज हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा ये फंडिंग हमें हेल्प करेगा फास्ट ग्रो करने के लिए। और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अभी उस स्टेज पे है जहां हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि हम इंडिया में ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी ग्रो करें, हम जीडीपी में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाए। तो इवन इन्वेस्टर्स की तरफ से ये एक ऐसा सेक्टर है जहां इवन उन्हें भी ये सेम चीज रियलाइज होती है कि उनके इन्वेस्टमेंट्स इस तरफ डाल के उनके भी रिटर्न्स बेटर हो पाएंगे। सो इट्स अ हाउ डू आई से, इट्स अ सेक्टर वेयर for sure the investments are going to bring a lot of returns. बेसिकली इट्स अ सनराइज सेक्टर। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सालों से चल रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग टेक में भरपूर मौके हैं और उसका पूरा फायदा ऑफ कोर्स आप के जरिए लोगों को भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोनम, इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड गुड लक। Thank you. चलिए इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में वक्त हो रहा है ब्रेक का। आपसे फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। नमस्कार, टेक केयर।